हेलो स्टूडेंट्स, उपसंयोजक यौगिकों के अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने लिगेंड और लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उस लास्ट क्लास के अंतर्गत अपन ने एक लिगेंड्स के टाइप्स में पढ़ रहे थे किलेट लिगेंड्स। मिसेलिनियस लिगेंड्स के टाइप्स के अंतर्गत मैंने विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स बताए थे, जिनमें पाई एसिड लिगेंड्स हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, किलेट लिगेंड्स हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स हैं। इनमें से फ्लेक्सीडेंटेड, ब्रिजिंग और पाई एसिड लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की चर्चा मैंने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम चर्चा करते हैं किलेट लिगेंड्स क्या हैं, किस तरीके से किलेट जो संकुल होते हैं वो सामान्य संकुलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। तो किलेट लिगेंड्स का मतलब है कि ऐसे बहुधंतुक लिगेंड्स जो एक ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं? किलेट लिगेंड्स कहा जाता है। और किलेट लिगेंड्स के फलस्वरूप जो संकुल बनते हैं, उन संकुलों को हम क्या कह देते हैं? किलेट संकुल कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो किलेट संकुल बनने की प्रक्रिया है, मैंने कहा कि किलेट लिगेंड्स के लिए डेफिनेशन दी है कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के दाता परमाणु होते हैं वो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो एक ही सेंट्रल मेटल एटम से एक से अधिक मेटल लिगेंड सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये डोनर एटम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो लिगेंड्स होते हैं उनको किलेट लिगेंड्स कहा जाता है। और किलेट लिगेंड्स के फलस्वरूप जो संकुल निर्मित होते हैं, उन संकुलों को हम क्या कह देते हैं? किलेट संकुल कहा था। ये जो किलेट संकुल बनने की प्रक्रिया है, इसको हम कह देते हैं किलेशन कह दीजिए, या कई बार इसे साइक्लाइजेशन भी कह देते हैं। किलेटीकरण हिंदी में इसे कहा जाता है, चक्रीकरण। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जाम के दौरान परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, किलेटीकरण से क्या सेंस है, या कई बार लॉन्ग प्रश्न भी पूछ लेता है किलेटीकरण से क्या आशय है, किलेट प्रभाव क्या है। तो इन्हीं के बारे में किलेशन का मतलब है कि किलेट संकुल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कह देते हैं? किलेशन कहा जाता है। अब ध्यान रखना, इस किलेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? चक्रीय यौगिक बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? चक्रीकरण या साइक्लाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो किलेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया PTENCl का ट्वाइस, इसके दौरान जो संकुल बनेगा ये आपका Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये आपका En बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसको बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन। तो ये जो संकुल निर्मित हुआ है, इसके फलस्वरूप इस कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स। चूंकि इसमें एक वलय का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? साइक्लाइजेशन। और किलेट संकुल बनने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? किलेशन के नाम से जानी जाती है। अब चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि किलेट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, किलेट संकुल होते हैं, किलेट संकुल सामान्य संकुलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रभाव को ही हम क्या कह देते हैं? किलेट प्रभाव कहते हैं। यानी किलेट संकुल जो होते हैं वो सामान्य जो नॉर्मल यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो किलेट संकुल हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें नंबर ऑफ किलेट, या मैं ऐसे कह सकता हूं किलेट संकुलों का जो स्थायित्व होता है, किलेट संकुलों का स्थायित्व है। चूंकि मैंने बताया था कि किलेशन की प्रक्रिया के दौरान एक वलय का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? किलेट वलय कहा जाता है। तो किलेट संकुलों में जितनी ज़्यादा वलय होगी, यानी किलेट वलयों की संख्या जितनी ज़्यादा किलेट वलयों की संख्या होगी, उतना ही किलेट संकुलों का क्या होगा? स्थायित्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल लिया जिसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल है CuEn का ट्वाइस 2+, और दूसरा मैंने लिया FeEDTA
माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, इसकी संरचना को मैं अगर इंडिकेट करूं तो इसकी संरचना को इस तरीके से दिखा सकता हूं, NH2 और ये आपका NH2 और ऐसे ही NH2 NH2। तो कुल मिला के कितने कॉम्प्लेक्स हैं? दो वलयों का निर्माण होता है। कुल मिला के कितनी वलयों का निर्माण हो रहा है? 2 वलय। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? 2 वलय है। अगर मैं इसकी बात करूं तो चूंकि EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये टोटल 5 वलय का निर्माण करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि किलेट संकुलों का स्थायित्व किलेट वलयों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा किलेट वलय होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। फलस्वरूप ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स की तुलना में क्या है? मोर स्टेबल है। उसका कारण है कि इसमें केवल 2 रिंग्स हैं और इसमें कितनी है? 5 रिंग्स हैं। तो जितनी ज़्यादा वलय होगी, वलयों की संख्या होगी, संकुलों का स्थायित्व तो उतना ही क्या होगा? अत्यधिक होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन किलेट संकुलों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है या विशेषताएं क्या है? तो पहली चीज का ध्यान रखिएगा, किलेट संकुल जो होते हैं वो सामान्य संकुलों की तुलना में क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। और इसका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण है एंट्रोपी में होने वाली वृद्धि। एंट्रोपी का मतलब है कि डेल्टा एस, जैसे ये किलेट संकुलों कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में किलेटीकरण की प्रक्रिया के दौरान डेल्टा एस का मान क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इसे कह देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी तो मूल कारण क्या है? एंट्रोपी में वृद्धि है। अब चूंकि अपन ने ऊष्मा गति के अंतर्गत एक संबंध पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर डेल्टा जी का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो प्रोसेस उतनी ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एस का मान जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा जी का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा ऋणात्मक होगा। और ज़्यादा ऋणात्मक होगा तो ऐसी स्थिति में होने वाली जो प्रोसेस होगी क्या होगी? फेवरेबल प्रोसेस होगी। तो पहला कारण मैंने आपको बताया था कि किलेट संकुल जो होते हैं वो सामान्य संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। उनका कारण है कि ये जो किलेटीकरण की प्रक्रिया ये फेवरेबल प्रोसेस है। फेवरेबल प्रोसेस होने का मूल कारण है कि किलेटीकरण के दौरान एंट्रोपी में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा, कई बार मान लीजिए ऐसे किलेट लिगेंड्स आ जाते हैं जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे किलेट लिगेंड्स जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है उनके द्वारा निर्मित जो किलेट संकुल हैं वो कम स्थायी होता है, यानी त्रिविम बाधा के कारण। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, यह आपका ON, तो ये डोनर एटम और ऑक्सीजन डोनर एटम, इसको बोलते हैं 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल मैं ले इसको 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये एग्जांपल लिया, इसका O नेगेटिव, ये आपका मैथिल समूह है और ये आपका नाइट्रोजन बॉन्डेड। तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो निर्मित कॉम्प्लेक्स है वो इस लिगेंड द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स की तुलना में, यानी इसके द्वारा निर्मित, इन लिगेंड्स के द्वारा निर्मित संकुल की तुलना में इन लिगेंड्स द्वारा निर्मित संकुल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। उसका कारण है कि ये जो CH3 समूह है इस डोनर एटम को जैसे मेटल के पास में जाएगा तो वहाँ क्या उत्पन्न करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करेगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस कारण से त्रिविम बाधा के कारण इनके द्वारा जो निर्मित कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल होगा, इनके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ये था आपका किलेट लिगेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें पाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पाया जाता है या पाई संयुग्मन पाया जाता है। ऐसे संकुलों का स्थायित्व और भी अत्यधिक होता है। जैसे धातु जो होते हैं वो पोरफायरिन संकुल्स होते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन का है, ऐसे ही क्लोरोफिल का है, विटामिन B12 के अंतर्गत। ये जो पोरफायरिन वलय युक्त हैं जिनके अंतर्गत पाई कॉन्जुगेशन पाया जाता है
उन संकुलों का स्थायित्व जिनमें पाई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता उनकी तुलना में अत्यधिक होता है। ये था आपका किलेट लिगेंड्स और उनसे संबंधित कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अगला बिंदु स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के प्रकार। किस किस टाइप के संकुल हो सकते हैं, किस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के प्रकार। अब ध्यान देना, संकुलों को विभिन्न आधारों पर कई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर अपन संकुलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, संकुल पर चार्ज है कि नहीं है। चार्ज है तब ऐसी स्थिति में चार्ज कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, चार्ज नहीं है तो वो अनचार्ज कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। चार्ज जो कॉम्प्लेक्स हैं उन पर किस प्रकार का चार्ज है, तो उस आधार पर कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के हो सकते हैं। तो आवेश के आधार पर भी संकुलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है न्यूक्लियरिटी के आधार पर, न्यूक्लियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, केंद्रिकता के आधार पर। केंद्रिकता का मतलब है कि कितने धातु परमाणु हैं, कितने धातु परमाणु या आयन उपस्थित हैं। अगर एक ही है तो उसे मोनोन्यूक्लियर कह देते हैं, एक से ज्यादा है तो हम उसको क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें जो धातु हैं वो या तो धातु धातु बंध के द्वारा जुड़े रह सकते हैं या फिर ब्रिजिंग लिगेंड की सहायता से आपस में जुड़े रह सकते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी। तीसरा है लेप्टिसिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेप्टिसिटी। लेप्टिसिटी के आधार पर भी दो प्रकार के, लेप्टिसिटी का मतलब है कि कितने प्रकार के लिगेंड्स हैं। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड्स हैं तो उसको हम कह देते हैं होमोलेप्टिक। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित हैं तो उसको हम कह देते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर भी संकुल दो प्रकार के पढ़ोगे आप। एक कहलाते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस या चंचल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे कहलाते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट का मतलब अक्रिय संकुल। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डीकंपोजिशन इन द सॉल्यूशन। विलयन में विघटन के आधार पर, विघटन होगा या नहीं होगा या बहुत कम मात्रा में विघटन होता है कॉम्प्लेक्सेस का। अगर विघटन हो जाता है तब तो हम उसको अस्थिर या मैं ऐसे कह सकता हूं इम्परफेक्ट या अपूर्ण संकुल कहा जाता है। अगर विघटन नहीं होता या बहुत कम मात्रा में विघटन होता है उसको हम कह देते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस या पूर्ण कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या और चार्ज पूर्ण रूप से संतुष्ट है नहीं है, उसके आधार पर भी संकुल कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्णतया संतुष्ट है, पूर्णतया संतुष्ट का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या और उस पर आवेश, उपस्थित आवेश लिगेंड के जो ऊपर आवेश है उसके द्वारा पूर्णतः संतुष्ट है, तब तो हम उसको कह देते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर वो उससे पूर्णतः रूप से संतुष्ट नहीं है तब हम उसे कह देते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो कुल मिला के टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस छह आधार पर अपन पढ़ेंगे। चार्ज के आधार पर, न्यूक्लियरिटी यानी केंद्रिकता के आधार पर, लेप्टिसिटी यानी एक ही टाइप के लिगेंड है या अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं उनके आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डीकंपोजिशन इन द सॉल्यूशन यानी विलयन में विघटन होता है या नहीं होता है उसके आधार पर, और मैंने बताया केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या तथा आवेश संतुष्ट है या नहीं है तो उसके आधार पर भी ये कुल मिला के 6 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इनमें से ध्यान रखिएगा, आपका चार्ज, न्यूक्लियरिटी और लेप्टिसिटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि रिएक्टिविटी के आधार पर आप बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में पढ़ोगे इनर्ट तथा लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, जो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर एक्सप्लेन होगा। अब मैं वन बाय वन एक एक के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर संकुलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। और मैंने बताया कि आवेश के आधार पर संकुल दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है अनचार्ज्ड, और इसे ही मैं कह देता हूं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, उदासीन संकुल। और दूसरे टाइप के कहलाते हैं चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखिएगा, अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेस ऐसे संकुल जिनमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ऐसे संकुलों को हम क्या कह देते हैं? अनावेशित या उदासीन संकुल कहा जाता है। ऐसे संकुल जो सामान्यतः आवेशित हों, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे संकुलों को हम आवेशित संकुल कहते हैं। और आवेश के आधार पर, आवेश किस प्रकार का है उसके आधार पर ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। ये कहलाते हैं कैटायनिक, अगर धनात्मक आवेश है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, धनायनिक संकुल, और दूसरे कहलाते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CONH3 का थ्राइस Cl3, दूसरा लिया NiCO का 4, यानी संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ऐसे संकुल यौगिकों को हम क्या कह देते हैं? उदासीन यानी अनचार्ज्ड या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरे प्रकार के आते हैं चार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेस, आवेशित संकुल। आवेशित संकुल पुनः दो प्रकार के आवेश के आधार पर धनायनिक और ऋणायनिक। धनायनिक का मतलब है कि ऐसे आवेशित संकुल जिनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया CONH3 का 6 क्या आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो ऐसे संकुलों को हम क्या कह देते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो मैंने लिया FeCN का 6 तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। मैंने लिया AgCN का 2 नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे संकुलों को हम क्या कह देते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो आवेश के आधार पर संकुल दो प्रकार के होते हैं। पहले कहलाते हैं अनावेशित और दूसरे कहलाते हैं आवेशित। अनावेशित का मतलब है कि संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं हो, ऐसे संकुलों को अनावेशित संकुल या उदासीन संकुल कह देते हैं। और आवेशित संकुलों का मतलब है कि किसी प्रकार का आवेश, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश, ऐसे संकुलों को आवेशित संकुल कहा जाता है। ये आवेश के प्रकार के आधार पर अगर धनात्मक आवेश है तो उन्हें धनायनिक संकुल कह देते हैं, अगर ऋणात्मक आवेश है तो उन्हें क्या कह देते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। अगला आता है दूसरा प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, केंद्रिकता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, इस आधार पर भी संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। परिभाषा क्या हो जाती है? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक ही धातु परमाणु उपस्थित हो। क्या एक ही धातु परमाणु या आयन उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? एकल केंद्रीय संकुल कहा जाता है। अगर एक से अधिक धातु परमाणु या आयन उपस्थित हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? बहुकेंद्रकीय संकुल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया FeCO का 5, CO लिगेंड है FeCO5, इसमें केवल एक ही धातु परमाणु उपस्थित है, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि बहुकेंद्रकीय जो संकुल होते हैं उनमें जो एक से अधिक प्रकार के धातु परमाणु उपस्थित हैं। अब ये धातु परमाणु या तो धातु बंध की सहायता से जुड़े हो सकते हैं या धातु बंध से न जुड़े हों तो ब्रिजिंग लिगेंड यानी सेतु लिगेंड की सहायता से आसानी से जुड़े रह सकते हैं। और सेतु लिगेंड के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
CO, NH3 का 4, NH, NO2, CO, NH3 का 4 और ये आपका 3+। तो कुल मिला के ये जो सेंट्रल मेटल एटम है प्रत्येक के ऊपर +3 आवेश होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो ऐसे लिगेंड्स किसकी सहायता से जुड़े हैं? ये क्या कहलाते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स सेतु लिगेंड्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक से अधिक धातु परमाणु या आयन उपस्थित हो उन्हें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ये या तो ब्रिजिंग लिगेंड की सहायता से जुड़े हो सकते हैं या धातु धातु बंध उपस्थित हो सकता है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेप्टेसिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लेप्टेसिटी, एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं या अलग अलग प्रकार के, इस आधार पर भी संकुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा कहलाता है हेटेरोलेप्टिक लेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के ध्यान है, होमो का मतलब सम, लेप्टिक का मतलब है कि एक ही टाइप के लिगेंड्स। ऐसे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित हो उन्हें हम क्या कह देते हैं? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया CO, NH3 का 6, 3+, इसमें कोबाल्ट धातु आयन के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और 6 के 6 कौन से लिगेंड है? एमीन लिगेंड है, एमीन लिगेंड है और 6 समान है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? होमोलेप्टिक। दूसरी तरफ मैंने लिया CO, NH3 का थ्राइस Cl3। अब ध्यान देना, इसमें समन्वय कोबाल्ट वही केंद्रीय धातु परमाणु, समन्वय संख्या भी समान है क्योंकि एमीन और जो क्लोरो लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड है, उन दोनों की डेंसिटी 1-1 है। तो ऐसी स्थिति में कुल समन्वय संख्या भी कितनी है? 6। लेकिन यहाँ 3 NH3 एमीन लिगेंड है और 3 ही क्या है? क्लोराइड लिगेंड है। तो ऐसी स्थिति में इसमें 2 अलग अलग, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित हैं। तो ऐसे संकुलों को हम क्या कह देते हैं? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर भी लिगेंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर भी कॉम्प्लेक्सेस 2 प्रकार के हैं। पहला कहलाता है लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा कहलाता है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल चंचल संकुल और दूसरे कहलाते हैं अक्रिय संकुल। अब ध्यान देना, ये जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है? यदि संकुल में उपस्थित लिगेंड किसी अन्य बाह्य लिगेंड्स के द्वारा बहुत तेजी से विस्थापित हो जाते हैं तो ऐसे लिगेंड्स को चंचल संकुल या लेबाइल, ऐसे जो संकुल होते हैं उन्हें लेबाइल संकुल या चंचल संकुल के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए संकुल में उपस्थित जो लिगेंड्स हैं किसी बाह्य लिगेंड्स या आने वाले लिगेंड्स के द्वारा आसानी से विस्थापित नहीं हो तो ऐसे संकुलों को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस या अक्रिय संकुल कहा जाता है। तो रिएक्टिविटी के आधार पर भी संकुल 2 प्रकार के होते हैं, लेबाइल और इनर्ट। और इनका अध्ययन आप BSc फाइनल ईयर के अंतर्गत काइनेटिक स्टेबिलिटी में कौन से संकुल लेबाइल प्रकृति के होते हैं, कौन से इनर्ट प्रकृति के होते हैं, ये कहलाएगा काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत। काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अगला आता है on the basis of decomposition, on the basis of decomposition in solution, विलयन में विघटन के आधार पर, विलयन में विघटन होगा या नहीं होगा इसके आधार पर भी संकुल 2 प्रकार के होते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे कहलाते हैं इम्परफेक्ट
इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है? ऐसे संकुल यौगिक जिनके अंतर्गत संकुल का विलयन में विघटन आसानी से नहीं होता या बहुत कम विघटन होता है या होता नहीं है, ऐसे संकुलों को हम कह देते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी तरफ आता है इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें संकुल का विघटन आसानी से हो जाता है, विलयन में जिनका विलयन के अंतर्गत संकुल का विघटन आसानी से हो जाता है, ऐसे संकुलों को अपूर्ण या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया FeK4FeCN का 6, जैसे इसे आप सॉल्यूशन में डिसोल्व करोगे तो ये 4K प्लस FeCN का 6 4 माइनस आयनों में टूटेगा। अब ये जो संकुल आयन है ये बहुत कम मात्रा में Fe2 प्लस 6Cn माइनस, यानी विघटन बहुत कम होता है, विघटन बहुत कम या होता ही नहीं है। इस प्रकार का विघटन साधारण आयनों में इसका विघटन होता ही नहीं है, तो ऐसे संकुलों को हम कह देते हैं परफेक्ट या पूर्ण संकुल। दूसरी तरफ आता है इम्परफेक्ट के लिए, मैंने बताया कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें संकुल आयन जो है उस संकुल आयन का विलयन में आसानी से विघटन हो जाता है, या मैं ऐसे कहूं कि वो संकुल आयन है वो साधारण आयनों में टूट जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कह देते हैं इम्परफेक्ट या अपूर्ण संकुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया CdCN का 4K2, जैसे ही विलयन में डिसोल्व करोगे तो ये 2K प्लस CdCN का 4 2 माइनस, और जैसे ये आसानी से साधारण आयनों में Cd2 प्लस 4Cn माइनस आयनों में आसानी से विघटित हो जाता है, आसानी से विघटन। तो ऐसे जो संकुल होते हैं उन संकुलों को हम क्या कह देते हैं? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। लास्ट वाला आता है on the basis of coordination number and charge of central metal ion या एटम, उनका सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है, इस आधार पर भी संकुल दो प्रकार के होते हैं। इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और दूसरे कहलाते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या सेंस है? इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से क्या मतलब है? मैंने कहा कि आपने संकुल यौगिक लिया, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या और उसके ऊपर चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, केंद्रीय धातु परमाणु की चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, अगर ये आने वाले संकुल में उपस्थित लिगेंड्स के द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो यानी उसके इक्वल हो, तब तो हम उसे कह देते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये समान नहीं हो तब हम उसे कह देते हैं, मान लीजिए चार्ज समान नहीं हो, तब हम उसे कह देते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया COGly का थ्राइस। अब यहां जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, इस संकुल के अंतर्गत कोबाल्ट CO3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कोबाल्ट चूंकि ग्लाइसिनेटो लिगेंड है और ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, उसकी डेंसिटी 2 है, तो ऐसी स्थिति में कुल 3 संख्या 2 डेंसिटी होने पर इस कोबाल्ट की समन्वय संख्या क्या है? 6। अब ध्यान रखना कोबाल्ट के ऊपर +3 आवेश और ग्लाइसिनेटो में भी सामान्यतः है -1 चार्ज होता है, 3 संख्या में है तो कुल माइनस चार्ज कितना? -3। ये आवेश बराबर है, तो ऐसे संकुल जिसके अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या और आवेश लिगेंड जो आंतरिक जो लिगेंड होते हैं उन बंधित लिगेंड्स के द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो जाए, तब हम उसे क्या कह देते हैं? इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है।
अगर ये पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो, लिगेंड जो बंधित लिगेंड्स हैं उनके द्वारा आवेश या समन्वय संख्या पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो, तब हम उसे कह देते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर के जो होते हैं वो आयनिक प्रकृति के, चाहे धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeCl का 6, आपने लिया FeCl का 6 और ये मैंने लिख दिया 3-। अब ध्यान रखना, इसमें जो आयरन है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समन्वय संख्या आयरन की 6 है और 6 लिगेंड जुड़े हैं, परंतु जो क्लोरो लिगेंड है उस क्लोरो लिगेंड पर माइनस चार्ज है, तो कुल चार्ज कितना हो गया -6, और यहाँ कितना संतुष्ट हो रहा है +3। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो संकुल होते हैं जो बंधित लिगेंड्स के द्वारा उस आवेश तथा समन्वय संख्या को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर कहा जाता है। जैसा, और मैंने ये भी बता दिया कि ऐसे संकुल किस प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये था आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्सेस किस किस प्रकार के हो सकते हैं। अगली क्लास के अंतर्गत अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और रह गए, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक से क्या सेंस है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।